की तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा ईद स्पेशल शो से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मेरे साथ दे रही हैं रूबी भट्ट और मेरी तरफ से भी तमाम अहले मुस्लिम को जो भी हमें जहाँ से देख रहे हैं बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि आज हम ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे जो ऐसे हजरात हैं जो वाकई चूँकि महंगाई दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान में महंगाई का रेशो इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि एक आम आदमी के लिए लाइफ को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं खास तौर पर अपने तमाम अहले वतन को और जो हमारे पाकिस्तान के बाहर भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी ये कहूँगा कि जो इर्द गिर्द हमारे ऐसे लोग हैं, डिजर्विंग लोग हैं, तो हमें ईद की खुशियों में उनको भी अपने साथ रखना चाहिए। तो आज हमें बड़े अपने स्टूडियो में बड़े अच्छे गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं। रूबी, आप तारीफ करवाएंगे उनका? जी, अभी मेरे साथ दे रही हैं मैडम शमीम आफ्ताब जो कि साबका एमपी हैं और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सादिया मलिक जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और माशाल्लाह से इनका एक अपना रेस्टोरेंट भी है ऑफिस के ऑनर है। और साथ हमें वाप्टा क्योंकि आप समझते हैं कि आजकल अगर पाकिस्तानी अवाम परेशान है तो वाप्टा से ज्यादा परेशान है, इसीलिए आज हमने वाप्टा यूनियन के चेयरमैन राजा कामरान साहब को भी खुसूसी दावत दी है। क्या ईद पे लोड शेडिंग होगी या ये ना हो कि जब हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हो तो हमें बिजली के बिलों की टेंशन हो, तो इसी वजह से आज राज साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही हमें एंजॉय करने के लिए या हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए शौकत नदीम साहब भी हैं, माशाल्लाह बड़े पॉपुलर सिंगर हैं, शौकत भट्टी के भांजे हैं, तो उनसे आपको अच्छे अच्छे हम सॉन्ग भी सुनाएंगे। तो रूबी, सबसे पहले हम गुफ्तगू कहाँ से शुरू करोगे? मेरे ख्याल से फीमेल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक तो फीमेल तो सबसे पहले हम मैम शमीम से पूछते हैं कि उन्होंने आज का दिन कैसे सेलिब्रेट किया, क्या कुछ किया ईद पे? मैडम, कैसे आगाज किया आज के दिन का? सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। और हमारा ईद का सुबह क्योंकि मेरा बड़ा घर है तो सब मेरे घर में आते हैं तो इसलिए फिर इत्माम किया जाता है घर में दावत का जो दिन को होती है। वो जो फौजी हम कहते थे बड़ा खाना, तो वो बड़ा खाना मेरे घर में होता है और सब माशाल्लाह फैमिली के लोग आते हैं, बच्चे होते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और खाने को भी एंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ हम जो बच्चों की होती है कि बच्चों की, क्योंकि ईद तो बेसिकली बच्चों की होती है और खासकर जो ईदी उनको दी जाती है और ईदी के लिए वो जो उन्हें उम्मीद होती है कि कौन सा मामू या कौन सी खाला कितनी ईदी वो सबसे बड़ी बात होती है। और मैं इस मौके पे आज ईद के मौके पे सब लोगों को यही कहूंगी, अपने बहन भाइयों को, कि आप अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें और वो लोग जिनके बच्चे ईद नहीं मना सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका ख्याल करें और टाइम पे उन्हें उनके घरों में ईदी पहुंचाएं ताकि वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो। जी मैडम, आप बताएं आपने आज का दिन कैसे सेलिब्रेट किया? स्टार्ट कैसे किया ये बताएं कि दिन का आगाज कैसे किया? जी, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। दिन का आगाज नॉर्मल घर पे बच्चों के साथ और उसके बाद क्योंकि एक रेस्टोरेंट रन कर रही हूँ तो बच्चों से ज्यादा फिर ये ख्याल होता है कि रेस्टोरेंट पे जितना स्टाफ है ईद का नाश्ता कोशिश की जाती है कि उनके साथ किया जाए, उनको ईदी दी जाए बच्चों को ईदी देने के बाद और फिर रेस्टोरेंट पे सारा दिन गुजरता है कस्टमर्स के साथ और स्टाफ के साथ। अच्छा, जैसा कि मैडम शमीम ने कहा कि हम बच्चों को, जारी बात है बच्चों की ईद होती है, चले कल शायद हम भी बच्चे थे, तो ये जो ईद देने का प्रोसेस होता है ये बताया जरा, जब जेब खाली होना शुरू होती है तो ईदी देने का प्रोसेस जो होता है वो पहले तो हम लोगों को इतना फील नहीं हो रहा होता जब तक हम बच्चे होते हैं क्योंकि हम लेने वाले एंड पे होते हैं। जब हम देने वाले एंड पे होते हैं तो अपने बच्चों को जब देना होता है तो वो चले गुजारा हो जाता है। बट जब अब जैसे मैं रेस्टोरेंट रन कर रही हूँ तो इसमें मेरे पास 16 वर्कर्स हैं तो ऑब्वियसली उन सबको भी वो पूरा साल हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ गुजारते हैं, तो उस टाइम पे फिर ईदी देनी होती है और उनका राइट बनता है। तो वो मुझे तो डबल ईदी देनी होती है, घर वाले बच्चों को देने के अलावा अपने रेस्टोरेंट के बच्चों को, इनको स्टाफ को सबको ईदी देनी होती है। वो एक साल में एक ही मौका होता है और उनका राइट बनता है, तो इसलिए देते हुए तकलीफ नहीं होती क्योंकि सारा साल वो हमारे साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छा चलिए राज साहब की तरफ जाते हैं। राज साहब, आप बताएं कि आप कैसे दिन का आगाज करते हैं और क्या एक्टिविटीज होती है स्पेशल ईद के दिन आपकी?
जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सिस्टम है ये ईद वाले दिन भी हमारा स्टाफ हर कंप्लेंट बिजली काटने के लिए तैयार होता है नहीं, तो बिजली काटने के लिए नहीं बल्कि बिजली बहाल करने के लिए, लोगों की बिजली अगर बंद हो उसके लिए 24 घंटे हमारा स्टाफ ईद वाले दिन भी हमारे वर्कर ड्यूटी करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ईद के बाद अपने कंप्लेंट ऑफिस पे जाके उन्हें खुद जाके ईद मिलूं ताकि वो वर्करों की हौसला अफजाई हो। हमारा महकमे में जो कम पेश हर कंप्लेंट ऑफिस पे स्टाफ और गाड़ी 24 घंटे मौजूद होती है। ईद पे हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के लिए किसी की लाइट ना बंद, बड़ी बात, क्योंकि वहाँ लाइट तो बहुत जाती है। नहीं होती। ये देखें किसी टाइम बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, क्योंकि सिस्टम नहीं, टेक्निकल सिस्टम में तो देखना कोई भी आप कह सकते हैं किसी जगह पे हमारी लाइनें कोई दरख्त की टहनी गिर गई तो वो भी लाइन ड्रॉप हो जाती है, फिर भी हमारा स्टाफ फौरी तौर पे पहुंच जाता है। बारिश के दौरान काम नहीं करते मगर बारिश रुके पे ही पहुंच जाते हैं। मगर ईद और रमजान में हमारे अथॉरिटी ने हमें स्पेशल कहा हुआ है कि जनाब अली फौरी तौर पे बिजली बहाल करें, कोई लोड शेडिंग नहीं है। देख लें अभी मुल्क में किसी जगह भी कोई लोड शेडिंग नहीं है। जैसा कि आपने राज साहब की बात सुनी, देखिए हमारे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो वाकई हम लोग तो ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन वो लोग अपना फर्ज अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स अभी राज साहब ने कहा कि वाकई के मुलाजमीन भी जो है ईद डेज को भी जो है ना वो ऑन ड्यूटी होते हैं ताकि आप लोगों की सेवा कर सके। जी नदीम साहब। जी सर, भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं आप ईद को कैसे स्टार्ट करते हैं ईद के दिन? दादा जी हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम ईद पे दारे आपको पता है मसरूफियात भी अल्लाह ने एक इज्जत एक मकाम दिया हुआ है, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिस तरह आप लोगों ने बुलाया, इस तरह करके फिर दारे हमारी भी फैमिली है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, नमाज पढ़ के फिर दारे हम लोगों की यही मसरूफियात होती है। नदीम साहब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी फ्यूचर तो जीरो ही है मैं समझता हूँ फनकारों का, क्योंकि जो मुल्क के सियासतदान है उनका कोई फ्यूचर नहीं है तो फनकारों का कैसे होगा? बिल्कुल ठीक। तो क्या मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है उन लोगों की जो मुल्क से या ऐसे जो हमारे, क्योंकि मुझे वो बात करनी पड़ेगी इसलिए कि जब मैं वो माहौल देखता हूँ कि यार देखें कि हमारा जो दूसरा मुल्क है, हम बेशक वो मुसलमान नहीं है जब लोग हमसे नफरत करते हैं, पर वो लोग फनकारों के मामले में आप कोई इंडिया का कोई आर्टिस्ट उठा के देख ले, वो करोड़ोंपति लोग हैं। तो छोटा सा ऐड करें तो खरबोपति, सारी जिंदगी उनको काम करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिस्ट जो है आज भी पाकिस्तान में इस चीज का मुंतजर है कि यार हमें कोई प्रोग्राम पे बुलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सासा लोग हैं, जिस तरह उस्ताद बैरी साहब देखे तो लता जी ने कहा कि उनके गले में भगवान बोलता है, गुलाम अली साहब देख लें, और भी पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं जो एक्टर हैं, वो ला इलाज रंगीला साहब देख लें, वे सब तो सोने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी उन्होंने। तो बाद में बात क्या, मैं आपकी बात को किसी हद तक फॉलो करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि बाकी हमारे यहाँ फन और आर्ट को वो पजराई हासिल नहीं जो कि हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया में है। वहाँ तो एक बाकायदा इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन हम शायद इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे पा रहे जो कि हमें देनी चाहिए। मैडम जैसा कि नदीम साहब ने भी कहा कि चले हमारा तो फ्यूचर है ही कुछ नहीं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी ऐसा ही हाल है। क्या कहेंगी आप सियासत में, क्योंकि काफी आप आपका एमपीए भी रहे हैं, फिर पीटीआई की बड़ी सीनियर वर्कर हैं आप, इसके अलावा आप एक सिक्योरिटी एजेंसी की भी हेड हैं, तो ये बताएं क्या कहेंगे आप, कैसे ये सारा कुछ आप मैनेज कैसे, फिर आप हाउसवाइफ भी हैं, बच्चों को भी देखती हैं सारा कुछ, तो एक खवातीन के लिए ये सारा कुछ मैनेज करना कैसा है? देखिए जी, ये जब आप बाहर निकलती है कोई भी खातून तो वो घर को पहले मैनेज करके और फिर बाहर को दूसरे मैनेज करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो मैनेजर है वो खातून है। हमारी अपनी कंपनी में भी हम प्रेफर करते हैं कि खातून को रखें क्योंकि वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती है। और ये चीजें जब आप घर को भी देख रहे होते हो और बाहर आप प्रोफेशन में जाते हो तो आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि सियासत में मैं हूँ और उसके अलावा बिजनेस भी है और फिर चैम्बर भी चला रही हूँ, सरगोदा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सो मैं प्रेसिडेंट हूँ और एक्स प्रेसिडेंट मैं रही हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। तो जाहिर चैम्बर्स के भी काम देखने होते हैं, सियासत को भी देखना होता है, अपना बिजनेस भी देखना है, घर को भी देखना है, तो इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मियाँ भी साथ देते हैं, मेरे बच्चे भी साथ देते हैं, लेकिन यह है कि कभी उनको मेरे से गिला नहीं हुआ कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया या बिजनेस को टाइम नहीं दिया या सियासत को भी जितना हो सकता है उसको भी टाइम देती हूँ, अपने बिजनेस को भी देती हूँ, अपने चैम्बर को भी देख रही हूँ।
मेरे ख्याल में ये सिर्फ आपको ये होता है कि मैनेज करना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है, और टाइम की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, आप जो हो वो फेल हो किसी भी चीज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं अपना टाइम बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हूँ। और जहाँ तक आपने सियासत की बात की, इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क में होना क्या है और किस साइड पे हालात जा रहे हैं। हम सियासतदान का मुस्तकबिल क्या है, या इदारों का क्या है, या पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो अवाम कर रही है। और आजकल के सिनेरियो में अगर देखें तो किसी के एजेंडे में अवाम नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। और मेरी ख्वाहिश है आज ईद के मौके पे कि खुदारा से ये पाकिस्तान है और अवाम है तो सब कुछ है, तो इस पाकिस्तान का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें, जिसकी वजह से वोट लेके आप लोग असम्बलियों में पहुंचते हैं उनका ख्याल करें। और ये जो इदारे हैं वो ये सब इदारे अवाम के टैक्सेस से जा रहे हैं। तो वो जो टैक्स देता है, एक गरीब जो बंदा है वो जाके माचिस भी खरीदता है तो आपको टैक्स देता है, तो उस टैक्स से ये सब इदारे जा रहे हैं। तो इदारों को भी अवाम के लिए काम करना चाहिए, उनको इजी करना चाहिए। और आज के दिन ईद के मौके पे मैं अपने अवाम के साथ खड़ी हूँ और अवाम के लिए विश करती हूँ कि जो सियासतदान है और जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो ऊपर इदारे बैठे हुए हैं वो सब के सब पाकिस्तान और अवाम की खुशहाली के लिए काम करें। मैडम बड़ी खूबसूरत सी बात की कि हम जहाँ भी हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, असल चीज तो ये है कि हम अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने टैक्सेस की बात की, हमारी हर आने वाली या हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जो टैक्स का नेटवर्क है उसको बढ़ाएं। लेकिन हम अगर अदर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं उनको वहाँ पे सहूलियात भी इतनी दी जाती हैं। एजुकेशन में उनको बहुत ज्यादा कंसेशन होती है, इसके अलावा हेल्थ में दी जाती है। और खास तौर पे ऐसे लोग जो टैक्स पेयर होते हैं उनको एक वीआईपी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है, हम ये तो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें, लेकिन हम उनको वो सहूलियात में असर नहीं कर सकते जो कि हमें करनी चाहिए। क्यों अभी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी टाइम हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम नाज़रीन। जी नाज़रीन, चले मैं शौकत साहब के पास जाता हूँ। मैडम साकिया मैं दोबारा फिर आपके पास आऊंगा। शौकत साहब हमें थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुना दे, क्या आपके लिए? ए मोहम्मद ठग मोहम्मद ते ए मोहम्मद चोरे और जिस दालो की ओ कलमा पढ़ दे ते ओ मोहम्मद हो रे। असी किसे दे ओ कुछ नहीं लगदे ते ना कोई साडा दर्दी देसों कड परदेस वगाया ते जू मालक तेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। नदीम साहब क्या जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको गला दिया है। चले बहुत अच्छा, आपके गले में हम समझते हैं कि अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा वो सुर रखा हुआ है। राय साहब कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये बताएं कि आप वैसे म्यूजिक से इंटरेस्ट रखते हैं? जी जी जी, अच्छा। माशाल्लाह, मैंने तो उनकी आवाज। राय साहब आपकी वैसे क्या हॉबीज मोस्टली क्या है, क्या करते हैं? चले एक तो आप वापटा के मुलाजमीन की खिदमत करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? नहीं, मेरे सोशल मीडिया पे भी है, मगर टिकटॉक का भी अकाउंट है, बाकी फेसबुक भी है, मगर मैं तो सुबह से शाम तक मजदूरों की खिदमत और अवाम की खिदमत करता हूँ। राय साहब, ये मरीड हसन वापडा का ऑफिस है, यहाँ पे बेशुमार लोग आ जाते हैं जिनकी किस्तों का मसला होता है, किसी की बिजली का कोई मसला होता है। मैं कोशिश करता हूँ ये
इबादत समझकर खिदमत बड़ी करें। बात है, बड़ी बात है, खास तौर पे रमजान में रमजान में करना चाहिए और ना। जो भी गरीब जो गुरबा आता है उसके बाबा किस्तें करते और हैं, कोई मामला जो भी हो, अल्लाह ताला के नजदीक नेकी के तौर पे ये काम करता हूँ। मैडम सादिया, आप क्योंकि आप रेस्टोरेंट को भी रन करती हैं, आपने जी। कहा आप घर को भी लुक आफ्टर करती हैं, यहाँ शिमला स्क्रीन है उसको भी करती हैं, तो इसके अलावा क्या कुछ टाइम बचता है आपका अपने लिए? जी काफी टाइम बच जाता है, अच्छा, इतना बड़ा दिन होता है, काफी टाइम बच जाता है। उसके बड़ी अलावा बात है, वरना खवातीन की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। नहीं टाइम काफी होता है, हाँ, मैनेज आप करना वैसे होता है। पहली खवातीन ऐसी है जो कह रही है कि मुझे काफी टाइम बचता है। नहीं मैनेज करना होता है। हाँ। और उसके अलावा घर बच्चों के अलावा मैं पेंटर भी हूँ, मैं रेकी हीलर हूँ, एनर्जी से ट्रीटमेंट करती हूँ, अमेरिकन सर्टिफिकेशन है मेरे पास। वाह वाह। तो काफी टाइम होता है अगर आप उसको सही से मैनेज करें, क्योंकि मैं मोबाइल इतना यूज नहीं करती, मोबाइल से दूर रहती हूँ, तो मेरे पास टाइम काफी होता है। मैडम अभी चले मोबाइल की बात, तो ये क्या वजह, पहले ये होता था कि जब हम किसी के घर गेस्ट जाते थे, ये वो हाँ। हमें टाइम देता था, बातें होती थी, लेकिन आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहा। अब जहाँ भी जाते हैं वो फोन पे लगा होता है। क्या कहेंगी, इसने हमारे माशरे को किस तरफ ले जा रहा है, खासतौर पर ये टिकटॉक, सोशल मीडिया, क्या कहेंगी आप? देखिए टिकटॉक, सोशल मीडिया, हम लोग इंडिविजुअली इतने आइसोलेट हो चुके हैं, मतलब अपने आप में लगे रहते हैं। और वो जो एक टाइम आता है ना, डिप्रेशन एंजाइटी बड़ी इस वजह से रही है कि हम सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया के अलावा नहीं, आप मोबाइल पे डिफरेंट एप्स हैं, ड्रामाज हैं, उसमें लगे रहते हैं। अभी हमारे पास ये चीज नहीं, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग भी बैठा होगा और उस फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, तो वो सारे के सारे मोबाइल पे लगे होंगे, कोई उसको टाइम नहीं देगा। तो ये वो चीजें जो फैमिलीज में गैप लेके आ रही हैं। और इस गैप की वजह से आगे चल के मजीद बीमारियां बढ़ेंगी। हम लोग एक तो सोशलाइज नहीं करते, सोशलाइज फोन्स पे तो कर रहे हैं, नॉर्मल एक दूसरे की तरफ मिलने नहीं जाते, किसी से बातचीत नहीं करते, कोई हमारी एक्टिविटीज नहीं रही, गेम्स से बच्चे दूर हो गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमें एक हमारी सोसाइटी को एक गलत तरफ लेके जा रही हैं। हम मोबाइल्स को अच्छे उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नॉलेज है और बहुत सी चीजें हैं, बट एक एडिक्शन के तौर पे हमारे पास एक चीज आ गई और 24 घंटे हमने उसको अपने हिसाब पे सवार किया। अच्छा मैडम शमीम, आप ये बताएं कि कॉलेज लाइफ में आपकी क्या हॉबीज थी? चलिए अभी तो आपने सियासत की नजर कर दी अपनी लाइफ, कुछ बिजनेस की नजर कर दी, लेकिन अगर हम कॉलेज दौर की बात करते हैं तो वो कैसा था आपका? कॉलेज दौर तो देखिए ज्यादातर गेम्स में थे, और गेम्स के साथ साथ पढ़ाई भी थी, हॉस्टल में होते थे, तो हॉस्टल की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। और सोशल वर्क भी हम लोग बहुत ज्यादा करते थे। मेरे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि मेरे सरगोदा का जामिया स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, बड़ा नाम था उस स्कूल का, और गेम्स में खास कर, और मैं सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे आगे रहती थी। इसी तरह कॉलेज में भी यही है कि मेरा चांदनी चौक है सरगोदा का कॉलेज, वहाँ से मैंने बीए किया, और उसमें भी हर तरह की एक्टिविटीज में हम लोग, जैसे हमारी ड्यूटीज रहती थी, बड़े बड़े जो हमारे इवेंट्स होते थे उसके लिए हम खास कर ड्यूटीज लगती थी हमारी, उनको मैनेज करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि वो जो तरबियत गाय थी उनका मेरी जिंदगी पे बहुत असर आया है, क्योंकि जो वहाँ पे सीखा वही जिंदगी में आगे, वहाँ जो हमारी तरबियत हुई वही जिंदगी में जितने भी आए, आप जैसे मैं सियासत में आई या मैं बिजनेस में आई या आम मेरी लाइफ थी, आर्मी में रहे हम लोग, तो वो जितने मैनेजमेंट मैंने वहाँ से सीखी थी वही मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी पे उसका बहुत प्रैक्टिकल लाइफ मैंने सियासत को बहुत एंजॉय किया। यकीन करें कि मेरे जैसे मैं अंदर से सियासतदान थी, आज से नहीं, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से थी, कॉलेज स्कूल के ज़माने से भी थी। और लोग कहते हैं कि जी हम सियासत में आके शायद कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, बट मैंने एंजॉय किया, मैंने बहुत अच्छा, बहुत लोग अच्छे मिले सियासत में, पार्टी मेरी मुझे बहुत अच्छी मिली, मैं अपने लीडर को बहुत अच्छा फॉलो करती हूँ, इमरान खान साहब से को, और उन्होंने हमें जो हमारी तरबियत उन्होंने की है, और जिस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें कहा, हमारी तरबियत की है, और हम उसी पे आज भी खान साहब के पीछे खड़े हैं। और आज के मौके पे, ईद के मौके पे खान साहब हमारे साथ नहीं है, और मेरी विश है कि वो जल्द से जल्द रहा हूँ बाहर आए और जो है हमारे साथ हों, और जो हम चाहते हैं जैसा पाकिस्तान
उसमें हम उनके साथ जदोजहद अपनी जारी रखें। ये ईद हमारी, आप समझते हैं कि बहुत खुशियों की ईद है, ये नहीं है। हमने बहुत जो है स्ट्रगल की है पिछले, खासकर आप देख रहे हैं कि 1.5 साल से जो हमारी स्ट्रगल है, हम हुकूमत में थे तब भी हम स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, जब अपोजिशन में है तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरी आज के दिन, खुशियों भरे दिन पे यही ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ भी कर सकें, जो अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस मुल्क को किसी अच्छी सिमत हम लेके जाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। राय साहब, कैसे गुजरी स्कूल और कॉलेज की लाइफ? क्या शुगल थे आपके, क्या? मैं सर स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, माशाल्लाह। ठीक है कि नहीं। अच्छा। 92 में मैं MSF डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रेसिडेंट था, ओके। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का। हाँ। फिर उसके बाद जब 99 में बाबड़ा में भर्ती हुआ, पहला इलेक्शन मैंने 2000 में ठीक है। एज ए सब डिवीजन का चेयरमैन लड़ा। हमारे जो यूनियन के इलेक्शन होते हैं वो एक दफ्तर के 100-150 स्टाफ जो है वोट डाल के चेयरमैन बनाता है उसको, ठीक है। फिर उसके आगे डिवीजन का चेयरमैन होता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप। सर, स्टूडेंट लाइफ का कोई वाकया जो आपने एंटरटेन, जो आज भी याद हो? जो आज भी याद हो आपको, यार ऐसी वो लाइफ अच्छी थी आपकी? बहुत अच्छी लाइफ थी। जब हम कॉलेज जाते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, कभी कोई पटवार ग्रुप बना लिया, कभी जनाब लड़ने वाला। लेकिन कॉलेज और स्कूल दौर का एक ये भी होता है कि अक्सर गर्ल्स कॉलेज के कीड़ों पे भी बड़ा पहरा दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो ये सियासी शौक था ना, अच्छा, सियासी शौक में हम सियासी तौर पे लगे रहते थे। ये वो बंदे कॉलेजों गर्ल्स कॉलेज का गेट करते हैं जो फारग होते हैं। जो स्टूडेंट लीडर टाइप आदमी, सियासीदान होते हैं ना, उनका ये सियासी होता है सिस्टम। किसी के खिलाफ एहतजाज कर दिया, कभी जेल के खिलाफ कर दिया, कभी बसों के खिलाफ कर दिया, कभी किराए के खिलाफ कर दिया। आपकी सियासत तब की सियासत से डिफरेंट है? नहीं, देखे ना, सियासत जो है हर बंदे की अपनी अपनी है ना, ठीक है कि नहीं। हर देखे पार्टी का अपना मंशूर है, हर पार्टी का अपना नजरिया है, हर पार्टी का अपना ख्याल है, ठीक है कि नहीं। जैसे मैडम कह रही हैं, इनका अपना ख्याल है, हमारा अपना ख्याल है। ये शौकत सब भाई बैठे हुए, इनका अपना ख्याल, राजा साहब का अपना ख्याल। हर बंदे का ख्याल डिफरेंस है ना, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो नहीं कि एक ही बंदा एक ही चीज, हर नजरिया एक, सारी वाम का एक नजरिया हो जाए तो मैं कहता हूँ हो सकता है सब कुछ चेंज हो सकता है। डिफरेंट लोग। बिल्कुल सही कहा तुम। शौकत साहब, एक आजमाइया कोई अच्छा सा बस। ईद ते मिल सोनिए नी असी तेरे पीछे रुल गए आ। ईद ते मिल सोनिए नी असी तेरे पीछे रुल गए। तेरे प्यार दा लारा मैं तेरे गया कुआरा, मैनू देगी झूठा लारा। ईद ते मिल सोनिए नी असी तेरे पीछे रुल गए आ। मेहंदी हत्थां उत्ते लाई होई है, दिल दे कैमरे विच तेरी शक्ल बनाई हुई है। ईद ते मिल सोनिए नी असी तेरे पीछे रुल गए। नदीम साहब, बहुत अच्छे आप गा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमारा प्रोग्राम जारी है, हम आगे भी गेस्ट से बातें भी करते हैं, कुछ आपको नदीम साहब से और भी कुछ अच्छे माइये कुछ सॉन्ग सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी राजा साहब। अच्छा नाज़रीन, चूंकि हमारे एक बहुत ही और प्यारे से गेस्ट है हमारे पास, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। क्योंकि आज आपको पता है ईद का दिन था, वो कुछ घर के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, फिर ट्रैफिक के मसाइल होते हैं हमारे मुल्क में, आपको पता है अक्सर रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो अभी हमें ज्वाइन किया है रिजवान खटक साहब ने। सबसे पहले खटक साहब ये बताएं कि आप ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं सबको जो है ना ईद मुबारक कहता हूँ, सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। जी। बस रेस्टोरेंट से रिलेटेड फील्ड है, जैसे कि मैडम ने बात की है कि जो है ना सबसे पहले जो है ना हमारे घर में, फिर उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो हमें खुशी तब होती है जब उनको हम ईदी वगैरह सारा सब कुछ देते हैं, ठीक है। और मेरा तो खुद ये सिस्टम है कि मैं ईद पे जो है ना रेस्टोरेंट अपना क्लोज करता हूँ, और ताकि जो हमारे साथ एम्प्लॉइज है वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाए, ठीक है। तो ये है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना क्लोजिंग की है, और सबको जो है ना ईदी समेत जो है ना घर भिजवाया, ताकि वो टाइमली जो है ना अपने घर भी पहुंच जाए और अपने प्यारों के साथ जो है ना। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, आप अपने साथ अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं। अगर रिजवान भाई, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि लाइफ का स्टार्ट आपने कहां से लिया, क्या कुछ ये बताना आप पसंद करेंगे? बस स्टार्ट ये है कि मतलब सबसे पहले तो ये है कि मुझे ना कुकिंग के साथ बहुत शौक था,
हाँ। और उसके बाद फिर जाहिर है एजुकेशन के बाद फिर मैंने जो है ना साथ साथ कुकिंग भी करता रहा। जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, तो हमारे जितनी भी जो है ना दोस्त थे, उनके जितनी भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, हमारे खाने पकाने का जो भी सिस्टम होता था, बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, चिकन कढ़ाई बनाए या बारबेक्यू वगैरह जितना वो सिस्टम होता था, तो वो हम जो है ना मतलब उसमें सारा कुकिंग मैं ही करता था। किसी बाहर को अपने साथ कुक नहीं लेके जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी माशाल्लाह खुद की कुकिंग बहुत अच्छी थी। तो उसी के साथ जो है ना जहन में भी आया कि मतलब ये है कि मैंने अपना रेस्टोरेंट ही ओपन करना है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल में 6 साल एक्सपीरियंस गेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हैं कि तो 2 ब्रांच हैं। क्या बनाते हैं आप? माशाल्लाह से रेस्टोरेंट कोई अच्छी डिशेस ही बता रहे हैं। हाँ, तो वो कह रही है ना मैं आप जैसे नहीं, अपने घर में घर में भी जो है ना घर वालों को पुलाव बहुत पसंद है। मतलब क्योंकि आपको पता है जहाँ भी आप जाएंगे ईद पे स्पेशली, या तो स्वीट डिश, उसमें हमारे जो है ना मैदे का हलवा होता है वो मैं बनाता हूँ। अच्छा। और प्लस मैं पुलाव जो है ना वो पुलाव आपसे। मैडम साहब, अगर ईद की शॉपिंग की बात की जाए तो क्या लेना पसंद करती हैं ईद पे? क्या ज्यादा शौक से आप शॉपिंग करती हैं, किस चीज की? ईद पे अपने से पहले तो बच्चों की शॉपिंग होती है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनके कपड़े, ज्वेलरी, और अपने लिए अगर मैं लूं तो मैं कपड़े शॉप से लेती हूँ। आज भी आप वैसे ही शौक रखती हैं जैसा पहले रखती थी? हाँ, पहले का क्या मतलब है? कपड़ों का शौक आज भी है। और मैडम आप बताएं, आप क्या पसंद करती हैं लेना? मैं सबसे पहले तो शॉपिंग करती हूँ जो अपने वर्कर्स हैं उनके लिए, और अपने जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए, और फिर अपनी शॉपिंग तो मैं बहुत कम करती हूँ। बेटी को या बहू को किसी को कह देती हूँ वो शॉपिंग करके ले आती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। टेलर्स को भी वही कपड़े देती है। कोई जमाना था कि मैं खुद बहुत चूसी थी और खुद अपने कपड़ों के लिए बहुत नखरे थे, बट अब जब के सियासत में आए हैं तो नखरे खत्म हो गए हैं। जो बस ये है कि सामने आता है पहन के चले जाते हैं, और हमें तो ये होता है कि एक ही ड्रेस में हमें मर्द भी उतारना होता है और हमें शादी भी। तो मेरे अक्सर कपड़े ऐसे ही होते हैं कि जो कि मैं जो दोनों तीनों मौकों पे, जैसे कि अगर पार्टी है या शादी है या फिर खुदा ना खास्ता किसी को फोटकी पे भी हमें जाना पड़ता है, तो वो ऐसे ही कपड़े होते हैं। तो मैडम ईद पे कहीं आती जाती भी हैं या बस घर में? ईद पे पहला दिन तो हमारा बिल्कुल मेरे घर में होता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन हमारा जाहिर है जैसे सब इधर आते हैं तो फिर हमने भी देखना होता है, फिर अपने वर्कर्स को भी विजिट करना होता है, मुख्तलिफ जगहों पे भी जाना होता है। तो दूसरे तीसरे दिन हम घर से बाहर। मैडम अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी की स्पेशल दावत करनी हो तो किस पॉलिटिशियन को बुलाना पसंद करेंगे? मैं जी अपने अगर बात करें तो मैं खान साहब और उनकी बहनों को बुलाना पसंद करूंगी। ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। वैसे तो हमारे बहुत है पॉलिटिशियन, लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो और खान साहब आ सके और उनकी बहनें आ सके, खासकर अलीमा आपा के साथ मेरा बहुत प्यार मोहब्बत है, तो मैं उनको बुलाऊंगी। वो आपके लिए राय साहब, सियासत भी तो आप करते हैं, जारी बात है आप अपने खासों पे वर्कर का बड़ा ख्याल रखते हैं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं ईद पे मौके पर? खासतौर ईद के मौके पर मैं पिंडी से गाँव ही रहता हूँ। अच्छा। पूरा जो ईद की छुट्टियां वो मैं फैमिली में गुजारता हूँ। फैमिली में गुजारता हूँ। जब आप गांव जाते हैं, जारी बात है यहाँ की इन्वायरमेंट वहाँ की इन्वायरमेंट में बड़ा फर्क होता है। जी जी। वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी होती है? गांव में देखें ना, किसी की जो ईद से पहले फौतगी हो रही है उनके घर जाना पड़ता है, फिर वो जनाब किसी का कोई और बीमार कुर्सी है उसको देखना पड़ता है। गाँव है ना, हर बंदे के पास जाना पड़ता है, जिसकी किसी साल में फौतगी हो उसके पास जाना पड़ता है, उसकी पहली ईद होती है उसके पास जाना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है। पॉलिटिशियन तो इलेक्शन के दौरान ही ज्यादा जाते हैं, अदरवाइज तो नहीं जाते। नहीं, हम तो सदा बाहर जाते रहते हैं, क्योंकि जब भी देखना गांव और बिरादरी का इज्जत होता है, ये जो देहाती लोग होते हैं ना, ये बड़ी चीजें ये नोट करते हैं कि ये हमारे घर नहीं आया, हमारा वालद फौत हुआ था ईद से पहले 2 महीने पहले। आपने बड़ी अच्छी बात की। खासतौर पे चले हमारे जो खासतौर पे रूरल एरिया हैं, आज भी ये रवायात वहाँ पे जिंदा है। जबकि अगर हम शहरों की बात करते हैं, इस्लामाबाद की खासतौर पे बात करते हैं, तो वहाँ तो हमें पड़ोसी की भी खबर नहीं सर। क्या हुआ अगर कोई डेथ भी हो जाती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या सीडीए को कॉल करते हैं, कोई डेड बॉडी लेके ये वो लोगों नहीं, गाँव में ये अभी कल्चर अभी है, ये रवायात हमारे खासतौर पे रूरल एरिया में है वो बिल्कुल है। रिजवान भाई, आप किस इलाके से हैं? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट करक
Correct. KP के तो डिस्ट्रिक्ट। वहाँ की अगर एनवायरनमेंट की बात करता हूँ यही बात है जिस तरह सर ने बात की है ना, जी जी यहाँ पे बिल्कुल जो है ना डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जी यहाँ पे आपके पड़ोस में भी अगर कोई शादी हो या फौतगी हो ना, तो साथ वाले बंदे को जो है ना कोई परवाह होती है और ना उनको कोई इस तरह पता होता है। जी लेकिन जो गांव का सिस्टम है, गांव का सिस्टम जो है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो अभी भी इसी तरह प्यार मोहब्बत से जो है ना मिलते हैं। बढ़िया। और जी, और मैं अपने रेस्टोरेंट जो है ना ये लाजमी एक हफ्ते के लिए ईद में, सिर्फ मेरी ईद में जो है ना छुट्टियाँ होती है, दोनों ईदों पे अच्छा 7 दिन या 8 दिन जो है ना मैं क्लोज करके रखता हूँ। बाकी सारा साल जो है ना वो ओपन होता है। वो अपनी मर्जी के साथ उसकी वजह भी ये है कि मतलब क्योंकि मुझे ये फील होता है, जब मैं पिज़्ज़ा हट में था तो मेरी ईदें इधर ही होती थी क्योंकि मेरी ड्यूटी होती थी। मैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता था। तो जो मतलब उस वक्त मेरी फीलिंग होती थी, मैं चाहता था कि मैं छुट्टी करके मतलब अपने प्यारों के साथ गाँव दोस्तों में जाके जो है ना ईद करूँ। और वही फीलिंग जो है ना मतलब मैंने मतलब रियलाइज किया है कि मैं जो है ना ईद पे अपने रेस्टोरेंट को बंद करके रखूंगा, बहुत अच्छी बात। ताकि मेरे पास जितनी भी वर्कर है वो अपने प्यारों के साथ जो है वो इजीली अपने गांव जा जी। सके अपने लोगों। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MS फाइनेंस में। MS फाइनेंस करने के बाद आपने फिर होटल कैसे ज्वाइन किया? होटल बस शौक हमारे था यहाँ तो सबसे। ये होता है कि हम डिग्री कंप्लीट करके डिग्रियां उठा के मुख्तलिफ दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, ख्वाहिश होती है कि हमें नौकरी मिले, जॉब मिले। जबकि आई थिंक कि गवर्नमेंट को हर शख्स को जॉब देना भी इतना आसान नहीं होता। सबसे जो पहले तो हमारे बात ये है, मसाइल सबसे पहले तो बात ये है कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, ठीक है ना, तो उस तरह अगर कोई एजुकेशन करे भी तो भी जो है ना उसको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलती। ठीक। बगैर सिफारिश के बहुत मुश्किल है कि किसी को जो है ना गवर्नमेंट जॉब मिले। हम्म, और दूसरी बात ये कि मेरे जहन में ये भी था कि मतलब बिजनेस जो है ना वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। उसका सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि हम जो है ना हमारे साथ बाकी बंदे जो है ना उनको मतलब जॉब मिलती है। जैसे कि मेरे साथ अब 33-34 बंदा काम कर रहा है। अब मुझे 4-5 साल में इंशाल्लाह 5 साल और गुजरेंगे तो इंशाल्लाह मेरे साथ 300 या 500 बंदे इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप ये एम रखा है मैंने कि मैं रोजगार का बायस बन रहे हैं। जी ये मैडम क्या है आपके? मैं इस सिलसिले में यही कहूंगी कि जैसे खटक साहब ने कहा कि हमारे मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है और हम जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाले बने। और जिस तरह की इन्होंने कहा, मैडम भी बैठी हैं, इन्होंने भी अपने रेस्टोरेंट में लोगों को रखा हुआ है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि अपने बिजनेसेस लेके चले और लोगों को भी हम जो जॉब है वो क्रिएट करें। और जहाँ तक आपने बात की कि जो है गांव में और माहौल होता है और शहर में और माहौल होता है, तो उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप जब रवायात लेके शहर में भी आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको आप अगर अपनी ज़िंदगी में वो रवायात आप शामिल रखें तो शहर में भी आप वही हालात होते हैं कि आपका कल्चर जो है आप जहाँ पे रहते हैं वो कल्चर अपने को आप अडॉप्ट किए रखें और लोगों को अपने साथ जोड़े रखें। तो मैं जैसे इस्लामाबाद में रह रही हूँ, लेकिन मेरा अपना ईद के दिनों में भी और वैसे भी इतना ही मिलना मिलाना है मेरे ख्याल में, गाँव से भी ज्यादा है। अपनी रवायात जो गाँव की है वो यहाँ पे भी कायम है। मिलना मिलाना, फौतगी पे चक्कर लगाना, शादी के लिए टाइम निकालना। जाहिर है आपने जब सियासत में भी चलना है और बिजनेस को भी चलाना है और उसके साथ अपने खानदान को भी लेके चलना है, तो रवायात सबसे पहले है, उनको जरूर जो है अपनी जिंदगी में शामिल रखें। कि लोगों का ये नहीं है कि हमने सिर्फ जस्ट गांव में ही जाके हमने अपने जो है फौतगी पे भी जाना है और शादी पे जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर में भी इसी तरह अपने खानदान को भी देख रहे हैं और जो हमारी सियासत में मिलने मिलाने वाले हैं उनकी भी हम सारी एक्टिविटीज में उनके साथ शामिल। बड़ी अच्छी बात की मैडम ने। लेकिन जैसे कि आपने मैडम की भी बात सुनी, वो कौमें कभी तबाह नहीं होती जो अपनी रवायात को हमेशा जिंदा रखती है या अपने कल्चर को नहीं भूलती। तो हमें भी चाहिए कि चाहे हमारा किसी गांव से तल्लुक है, हम शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी रवायात अपने कल्चर को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो चले नाज़रीन, अभी हम फिर दोबारा अली नदीम साहब को दावत देते हैं और एक अच्छा सा सॉन्ग आपको उनसे सुनाते हैं, क्योंकि वो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने हम सबको इतना मुतासर किया हुआ है कि हर शख्स परेशान है। और आज इस टेंशन को कम करने के लिए मैं अली नदीम को दोबारा दावत दूंगा कि वो हमें आखिर में बहुत कोई अच्छा सा गीत सुनाएं ताकि हमारी टेंशनें कम से कम आज के दिन तो रिलीज हो सके। क्यों रोबी? जी बिल्कुल, और स्पेशली ईद के दिन हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें भी ये दिन दोबारा से नसीब करे जिनके ऊपर बहुत जुल्म और बर्बरियत हो रही है। अभी वो लोग इन खुशियों में शामिल नहीं, हमारी स्पेशल दुआ उनके लिए।
ईद दे